Hi everyone, I really hope that you all are fine and doing good. So welcome back to my YouTube channel Shivi. तो फ्रेंड चैप्टर 1 है एकात्मक एंड संक्रात्मक सरकारें, जिसमें हमें ये टॉपिक अंदर ही हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। और स्टार्ट करते हैं। प्राचीन यूनानी विचारकों के दिनों से राजनीतिक संस्थाओं के वर्गीकरण की परंपरा पड़ चुकी थी। सर्वप्रथम सरकारों के वर्गीकरण यूनानी विचारक अरस्तु के द्वारा किया था। मतलब फ्रेंड प्राचीन मतलब पुराने यूनानी विचारक, जो यूनान है एक नगर है, मतलब एक शहर है, और विचारक थिंकर के दिनों से ही जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं के वर्गीकरण की जो परंपरा थी वो पड़ चुकी थी। तो फ्रेंड जो सबसे पहले जो सरकारों का जो वर्गीकरण था वो किसने किया था? यूनान के ही थिंकर है अरस्तु। किसके द्वारा किया गया था? यूनान के थिंकर अरस्तु के द्वारा किया था। आधुनिक वर्गीकरण। अरस्तु ने यूनानी नगर राज्यों के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण किया था। मतलब फ्रेंड जैसे मैंने ऊपर समझाया कि सर्वप्रथम सरकारों के जो वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया था, वही इसमें बताया कि अरस्तु ने यूनानी जो नगर है उसमें राज्यों के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण आधुनिक उस समय से स्टिक नहीं है, परंतु अरस्तु का वर्गीकरण एक परंपरा के रूप में उभरा जिससे आधुनिक सरकारों के वर्गीकरण का मार्गदर्शन किया। तो फ्रेंड ये जो था वो आज के टाइम के लिए तो स्टिक नहीं है, मतलब स्टिक नहीं है, बट जो अरस्तु का जो वर्गीकरण था वो एक परंपरा के रूप में उभरा जिससे आज के मतलब आधुनिक गवर्नमेंट जो आधुनिक सरकारों की वर्गीकरण का मार्गदर्शन किया। 20वीं शताब्दी की कुछ प्रमुख विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्था की विविध प्रकारों को उजागर किया। जो 20वीं सेंचुरी के कुछ जो प्रमुख विद्वान हैं उन्होंने पॉलिटिकल जो सिस्टम है उन्होंने विविध प्रकार मतलब विभिन्न प्रकारों को उजागर किया। सर्वप्रथम कौन आए इसमें? जियामंड आए। सबसे पहले कौन है? जियामंड, जिन्होंने पॉलिटिकल राजनीतिक अवस्था का वर्णन किया। मतलब उन्होंने पॉलिटिकल जो सिस्टम है उनका उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने पॉलिटिकल व्यवस्था को 3 टाइप में बांटा। कितने? 3 टाइप में बांटा। फर्स्ट, ये अवस्था जहाँ कबीलाई शासन है, उन्होंने पहला जो बाटा प्रथम वो उन्होंने उससे क्या बताया? कबीलाई शासन, जहाँ जनजाति किसी सरदारी मुख्य के अधीन कार्य करते हैं। मतलब जहाँ पर मतलब ये शासन जो है ना, कबीलाई शासन देखने को मिलता है जहाँ जनजातीय किसी सरदार, जो जनजातियाँ होती है मतलब आदिवासी लोग होते हैं, वो जो किसी सरदार या मुख्य के अधीन कार्य करते हैं। जैसे मुख्य मतलब जैसे हमारे यहाँ मतलब मान लो सरकार के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे ठीक है, के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड। द्वितीय मतलब दूसरा क्या था? उन्होंने 3 टाइप बांटे थे जियामंड ने। दूसरा, सामंती समाज। इन समाजों में मतलब खेती बाड़ी उत्पादन का प्रमुख साधन है। मतलब फ्रेंड जो सामंती समाज होते हैं वो इससे नीचे वर्ग में आते हैं। जो सामंती समाज होते हैं उनमें मतलब कि किसान होते हैं, वही किसान क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। ये सामंती समाज में ये कार्य होता है। उन्होंने दूसरा शासन क्या था? सामंती समाज। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था के 2 रूप देखने को मिलते हैं। जो तीसरा उन्होंने शासन बताया कबीलाई शासन में, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को 2 टाइप में बांटा। उन्होंने किसने? जियामंड ने। फर्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उन्होंने पहले बताया लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जैसे कि हमारी देश भी लोकतंत्र है ना फ्रेंड, लोकतांत्रिक कंट्री है हमारी। तो लोकतांत्रिक सिस्टम बताया जी मैंने, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों को रखा गया। इन देशों की अवस्था न केवल लोकतांत्रिक है बल्कि आधुनिक और गतिशील भी है। मतलब जियामंड बोल रहे हैं उन्होंने लोकतांत्रिक सिस्टम अपनाया, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती है? ब्रिटेन आता है, अमेरिका आता है, फ्रांस आता है और आदि देश भी आते हैं, है ना। इन देशों की जो व्यवस्था ना केवल लोकतांत्रिक है, हम ये नहीं कह सकते ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, बल्कि आधुनिक भी है और गतिशील भी है। ठीक है फ्रेंड। सेकंड, उन्होंने सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था। सेकंड उन्होंने कहा सत्तावादी पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके अंतर्गत पूर्व सोवियत संघ, आपने 12th में पढ़ा होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो सोवियत संघ का पता ही होगा, सत्तावादी है ना। सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, स्पेन आते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्री आ रही है? सोवियत संघ,
नाजी जर्मनी और स्पेन आती है, जिसमें सैनिक तानाशाही वाले देशों को भी सत्तावादी अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कहा कि जो सैनिक तानाशाही वाले कंट्री है उनको भी सत्ता वाले सिस्टम में क्या रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तुलनात्मक राजनीतिक में राजनीतिक अवस्था के वर्गीकरण में एलन आर बोल ने भी भूमिका निभाई। उनके अनुसार राजनीतिक अवस्था को 4 टाइप में बांटा है। जैसा कि जी आमर ने तीन शासन बताए, वो कबीलाई शासन के बारे में बताया। ऐसे ही उन्होंने कौन नहीं है, एलन और बोल ने भी भूमिका निभाई। उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम को 4 टाइप में बांटा। कितने टाइप में? 4 टाइप में। पहले उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था। उन्होंने कहा कि जो पहले उन्होंने बांटा कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। सेकंड साम्यवादी अवस्था, थर्ड सत्तावादी अवस्था, फोर्थ उत्तर साम्यवादी अवस्था। तो फ्रेंड समझ ही गए होगे आप। तो नीचे आते हैं। आमंड, जी आमंड। आमंड एलन बोर के द्वारा सरकारों के वर्गीकरण को अपने समय की स्थिति अनुकूल वर्गीकृत किया था। इन विचारकों की सरकार के वर्गीकरण के आधार पर वर्तमान में हम सरकार के विभिन्न रूपों की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित रूप सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड ये कह रहे हैं, जैसे कि हमने जी आमंड के बारे में पढ़ा, जी आमंड ने क्या बताया और एलन बोल ने भी क्या बताया, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। तो उन्होंने सरकार को जब वर्गीकरण किया, उन्होंने अपने टाइम की जो कंडीशन है उसको वर्गीकृत किया था, है ना। इन विचारकों की जो विचारकों, ये थिंकर है जो, इन्होंने गवर्नमेंट के वर्गीकरण के आधार पर वर्तमान जो आज है प्रेजेंट में हम गवर्नमेंट के विभिन्न रूपों की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित रूप सम्मिलित है। जैसे कि एकात्मक, संघरात्मक प्रणालियाँ। तो फ्रेंड जब हम पढ़ेगी इसे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी एकात्मक क्या है, संघरात्मक क्या है। ठीक है। लोकतांत्रिक, सत्तावादी, पूंजीवादी, समाजवादी प्रणालियाँ, संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियाँ। ठीक है फ्रेंड, आदेश। तो फ्रेंड तो आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेंड। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे और इसके लिए आप इंतज़ार करना हमारी सेकंड वीडियो पार्ट 2। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।